It's your O-level mathematics. Course code is 4024. In this video, we are going to discuss it's November 2020, paper 1 and variant 2. So let's start. In the first part, 4 upon 5 minus 2 upon 3, आपको यहाँ पे लेना है LCM. LCM आ जाएगा आपके पास 15. 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 5 needs to be multiplied by 3 and 3 needs to multiply by 5. So 2 into 5 and 4 into 3. ठीक है? 4 3s are 12 and 2 minus 5 it's 10. तो आंसर इज 2 divided by 15. ये पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वन 2.7 टाइम्स 0.2. अच्छा जी, अब आप उसको ऐसे लिख लें. अगर 27 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 5. तो ये आ रहेगा 54. डेसिमल के बाद कितने नंबर है? डेसिमल के बाद एक नंबर ये रहा और डेसिमल के बाद एक नंबर ये रहा. डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो आपके डेसिमल के बाद 2 नंबर आ गए आंसर में. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन. हाफ वे एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ कि इसके मिड पर आना चाहिए. ठीक है, तो आपने पहले दोनों को ऐड किया. 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7. एलसीएम लिया हमने. एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 35. 5 इंटू 7 करेंगे तो 3 इंटू 7 होगा. ठीक है, 3 7 जार 21 प्लस 7 इंटू 5 किया तो 5 को भी 5 से करना है. 5 5 जार 25. 25 प्लस 21 इट इज़ 46 डिवाइडेड बाई 35. एग्जैक्टली हाफ वे के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से. तो अब ये डिवाइड वाला 2 हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 1/2. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 2 1s are 2 and 2 23s are 46. सो द आंसर इज 23 डिवाइडेड बाई 35. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, फैक्टराइज. फैक्टराइज का मतलब होता है पहले आप कॉमन लेना शुरू करो. तो 40 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा मेरे पास. जब आपने 40 कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 3t माइनस 1. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट वन, a ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस बी ब्रैकेट y माइनस एक्स. यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करते हैं. देखो यार, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई और ये लिखा हुआ है y माइनस एक्स. ये दोनों सेम है, खाली साइन का फ़र्क है. तो हम क्या करेंगे? हम इस वाले ब्रैकेट में से साइन कॉमन निकालेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? पहला ब्रैकेट तो आपका आ जाएगा a टाइम्स x माइनस वाई. जब मैंने आपसे कहा कि साइन कॉमन निकालेंगे तो आप इस साइन को चेंज कर दो. प्लस था ना, इसको आप करोगे माइनस. जब आपने प्लस को माइनस किया तो अंदर की पोजीशन चेंज करते हैं. अब माइनस एक्स नहीं होगा, अब ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई. तो अंदर ब्रैकेट के आपने साइन चेंज कर दिया. इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास ये और ये आपका सेम हो गया. तो अब आप यहाँ पर x माइनस वाई को कॉमन निकाल लो. तो x माइनस वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास? a माइनस बी. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. मिडिल टर्म करेंगे बेटा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3. यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x माइनस 3. यहाँ पर कॉमन आया 1. क्या बचा आपके पास? x माइनस 3. आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम होगा, x माइनस 3. इन ब्रैकेट को कॉमन निकाल लें. तो जब आपने x माइनस 3 कॉमन निकाला तो बचेगा क्या? यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस 1. तो जो बचेगा उसको आप एज इट इज लिख दो और ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, राइट दीज लेंथ इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पर आप फोकस करो तो सबके यूनिट यहाँ चेंज है. पहले आपने सबके यूनिट्स को सेम करना है. सो लेट सपोज मैं सब यूनिट को मीटर में लेकर आता हूँ. ठीक है, तो अगर किलोमीटर मीटर में आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा. इट्स 43 मीटर्स. 433 अगर मीटर में आएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से. डिवाइड बाय 100 से. तो ये आ रहेगा 2 0 पीछे रहेगा तो ये आएगा 4.33 मीटर. 4340 अगर मीटर में जाएगा तो डिवाइड बाय 1000. तो ये आ रहेगा आपके पास 4.34 मीटर और ये एज इट इज रहेगा आपके पास 4.3 मीटर्स. ये 4.33 जो है ना, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो ये चलता रहेगा 4.333. तो हम इसको जाके 4 कर देते हैं तो ये ऐसा नंबर होगा. ठीक है ना. अब आप देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. सबसे छोटा नंबर आपको इसमें नज़र कौन सा आ रहा है? 4.33. क्योंकि सारे मीटर्स में बेटा सबसे छोटा नंबर आया 4.33. तो मेरे पास आएगा स्मॉलेस्ट इज 433 सेंटीमीटर. उसके बाद कौन सा नज़र आ रहा है? उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये वाला 4 होल 1/3. तो ये आएगा 4 होल 1/3 मीटर्स. उसके बाद आपको नज़र आएगा 4340.
मिलीमीटर्स और लास्टली आपको नज़र आएगा 0.043 किलोमीटर्स। ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट वन, Sandra buys a vase for $40 and sells it for 200. Calculate her percentage profit. आपको परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए डिफरेंस और दूसरा आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल प्राइस। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस क्या रहेगा मेरे पास 200 माइनस 40, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या थी, कितने का लिया था भाई, 40 का लिया था। ओरिजिनल प्राइस आएगी 40 और परसेंटेज के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 100। So 200 minus 40, it's 160 divided by 40 multiply by 100. Simplify किया 0 0 cancel, 4 ones are 4 fours are 4 into 100, it's 400%. तो ये उसका परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट वन, these are the minimum temperatures and degree centigrade recorded by a weather station each day during 1 week. Find the range. रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है दैट यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, ये आपका रेंज होता है। आप ये बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास चल रही है सारे नेगेटिव में। नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये है 0.7। सबसे बड़ी वैल्यू हो गई मेरे पास -0.7 माइनस सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास? सबसे बड़ा नंबर है -4.6, ठीक है। तो आपके पास आएगा -0.7 प्लस 4.6 माइनस किया, आंसर आ जाएगा 3.9। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर बिटवीन -4 एंड -2? -4 और -2 के बीच में आपके पास कितने टेम्परेचर्स हैं? अभी देखते हैं भाई, -4 -2। चलें मैं अगर इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं -4 और -2। अब यहाँ पे 2.1 2.2 फिर आएगा -3, ऐसे चल रहा होगा। तो इसके हिसाब से अब आप देखें -2.3 हो सकता है, ठीक है ना, 4.6 नहीं होगा, बाहर चला जाएगा, 1.2 नहीं होगा, 1.4 नहीं होगा, 2.4 होगा और 3.5 होगा। तो आपके पास टोटल 3 ऐसी रीडिंग्स हैं जो इस रेंज के बीच में आ रही है, तो इसका आंसर आपके पास 3 हो जाएगा। अगला पार्ट, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो 6.044 हो जाएगा आपके पास सिंपल 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 212 हो जाएगा आपके पास 200.310 हो जाएगा 0.3। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 212 आपका 210 क्यों नहीं हुआ, तो बेटा याद रखिएगा 210 में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट हैं और क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अब ये आएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 200 को ऐसे लिखूं 20 × 10, क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सवाल सॉल्व करने में आसान इसलिए हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 20, ये 10 और 0.3 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s are 3, 3 12s are 4 3s are 4 5s are, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट पार्ट, in the diagram the time on the clock is 2:30 p.m. Calculate the reflex angle between two hands of the clock. रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है आपके पास? वो एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। इसका मतलब इस फिगर में जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा वो आपके पास ये वाला एंगल होगा। पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या भाई? देखें, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उस सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास इस कंप्लीट जो आपके पास क्लॉक है उसका एंगल 360 डिग्री है। अभी कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ? 1 2 3 4, ऐसे आपके पास 12 पोर्शन है। तो अगर मैं 360 को डिवाइड कर दूंगा 12 से तो आंसर क्या आएगा? 30। ये 30 क्या बता रहा है? ये आपको 30 ये बता रहा है, गौर से देखिएगा कि अगर मेरे पास लेट सपोज, मैं यहाँ ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो चीज़ देखिएगा गौर से। मैंने आपसे कहा कि अगर मेरी वॉच क्लॉक जो सुई थी वो यहाँ थी, ठीक है ना, अगर वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है तो ये जो एंगल मूव किया ये मूव किया 30, ये आपने मालूम कर लिया, ठीक है ना। तो ये एंगल है आपके पास 1 घंटे का एंगल आ जाएगा 30। अब उस 1 घंटे के एंगल को आपने कैसे यूज़ करना है? देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये इसके बीच में, तो मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो पोर्शन है जिसको अब मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये पोर्शन होगा मेरे पास 15 डिग्री का, ठीक है। फिर आप देखें 3 to 4 ये पूरा 1 घंटा होगा, मतलब ये आएगा आपके पास 30 डिग्री। फिर 4 to 5 ये पूरा 1 घंटा होगा, ये होगा 30 डिग्री। फिर 5 to 6 ये पूरा घंटा होगा, मतलब 30 डिग्री। तो ये सारे एंगल जो मैंने लिखे हैं अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा? 30 + 30 + 30 + 15।
ये आ जाएगा मेरे पास 105 डिग्री। कीप इन माइंड कि हमको तो ये एंगल चाहिए था। ये 105 कौन सा एंगल आ रहा है? 105 तो मेरे पास ये वाला एंगल निकाला हमने 105। तो जो आपको एंगल चाहिए 360 से आपने उसको सिंपली माइनस किया। तो 360 माइनस 105 इट इज इक्वल्स टू 255 डिग्री। Moving towards the next question. Question number 9, it says simplify. You need to multiply the brackets here. Very simple. 3 3s are 9a minus 3 4s are 12 plus 2 2s are 4 minus 2a. 9a minus 2a it's 7a minus 12 plus 4 it's minus 8. ये आपका आंसर आ गया. Given that 4x is equals to 3y, find the numerical value of 8x plus y divided by y. Alright. तो मेरे पास 4x बराबर है 3y के. ठीक है. अगर मैं x को बनाऊं सब्जेक्ट तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 4. ऑलराइट. अब इस x को मैं यहाँ पर अपनी इक्वेशन में प्लेस करूंगा तो ये इक्वेशन क्या है? 8x प्लस y डिवाइडेड बाय y. और जहां पर x था वहां पर उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे. दैट इज 3y डिवाइडेड बाय 4. सिंप्लीफाई करते हैं अब. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. 2 3s are 6y plus y divided by y is equals to 7y divided by y and is equals to 7. ये आपका आंसर आ गया. Next question. Solve the simultaneous equation 3x minus 2y equals to 12 and 4x plus y equals to 5. I prefer कि आप simultaneous में elimination method opt किया करो क्योंकि ये आपका टाइम कम लेता है. ठीक है. अब एलिमिनेशन के लिए हमारे पास या तो x सेम हो या हमारे पास y सेम हो. तो यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ y को क्योंकि y को सेम करना मेरे लिए काफ़ी आसान है. What I will do, I will multiply the second equation by 2. तो जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 4s are 8x plus 2 into y 2y is equals to 2 5s are 10. फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास एज इट इज है. दैट इज 3x minus 2y is equals to 12. आपके पास दोनों y की वैल्यू सेम हो गई. दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट विद द एलिमिनेशन. 2y कैंसिल. 8 plus 3 it's 11x is equals to 10 plus 22 it's 22. So you got the value for x is 22 divided by 11 which is equals to 2. x का आंसर आ गया 2. Now for y you can use any equation either first or second. तो मैं यहाँ पर let's suppose सेकेंड इक्वेशन को प्लेस करता हूँ. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. x की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं तो 4x की जगह 2 आ गया प्लस y इज इक्वल्स टू 5. 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. 8 आपने शिफ्ट किया सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 एंड 5 माइनस 8 इज माइनस 3. ये आपका आंसर आ गया x का और y का. ऑलराइट. Moving towards the next question. Express 340,000 in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या होता है? डेसिमल नीड टू बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो. तो ये हो जाएगा 3.40. कितने डेसिमल हमने जम किए भाई? काउंट कर लें. 1 2 3 4 5. तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन. एवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन. गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power 7 divided by 8 into 10 to the power 21. सिंप्लीफाई करेंगे. 4 1s are 4 4 2s are 8 और 10 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/2 into 10. 7 तो ऊपर है. ये 21 जब ऊपर जाएगा इट विल बी माइनस 21. ऑलराइट. 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है 0.5 into 10. 7 माइनस 21 क्या आ जाएगा? माइनस 14. जब डेसिमल एक आगे शिफ्ट करेंगे आप तो पावर में से एक और माइनस हो जाएगा. सो दैट लीड्स टू माइनस 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. ये आपका आंसर आ गया. पार्ट सी. 7 इंटू 10 पावर a माइनस 3 इंटू 10 पावर a माइनस 1 इक्वल्स टू k इंटू 10 पावर a. फाइंड k. ऑलराइट. मेरे पास यहाँ पर कॉमन निकालते हैं. या तो कॉमन निकालते हैं या इसको हम सॉल्व करते हैं. जो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास. तो लेट्स स्टार्ट विद. चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसको. तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर a माइनस 1. अब ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ. मान लीजिए मेरे पास लिखा होता 10 पावर a डिवाइडेड बाय 10.
तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर a माइनस 1, क्योंकि a प्लस 1 है और हम पढ़ चुके हैं डाइसिस में कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर a माइनस 1 तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ 7 इंटू 10 टू द पावर a माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर a डिवाइडेड बाय 10। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर a माइनस, अगर मैं 3/10 करूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3/10 कितना होता है? 0.3 होता है, और इंटू 10 टू द पावर a अपनी जगह। तो अब मेरे पास 10 पावर a आप चाहें तो कॉमन निकाल लीजिए। अब क्या बचाएगी? 7 माइनस 0.3, तो 7 माइनस 0.3 इज 6.7, 10 पावर a अपनी जगह। ठीक, अब इसको आप कंपेयर करें जो आपको दिया हुआ है। आपको दिया हुआ क्या था? k इंटू 10 पावर a। तो बाय कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा कि k इज इक्वल्स टू 6.7, तो k इज 6.7, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई 2 पावर क्यूब इज 8 एंड x पावर 2 3s are 6। नेक्स्ट वन, 6t क्यूब डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा है 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब आप डिवाइड को चेंज करते हो मल्टीप्लाई में तो क्या होता है? आपका फ्रैक्शन फ्लिप कर जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, t स्क्वायर से t पावर 3 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, बचा क्या आपके पास? 3 3s are 9 और एक आपके पास t बच गया ऊपर, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, P का सेट पता है, Q का सेट पता है, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑलराइट, P और Q में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कॉमन है? देखते हैं। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो कितने नंबर होगा भाई? 4। तो पहले का आंसर आ जाएगा सिंपल आपके पास 4। ऑलराइट, ये आपके पास कॉमन आ गए दोनों में। सॉरी, ये तो यूनियन है, मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया था, सॉरी। यूनियन में क्या करना होता है? आपने अपने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ऑलराइट, अब आप जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास 10 एलिमेंट्स है। तो यूनियन था। यूनियन का मतलब क्या होता है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, मतलब P कहाँ आएगा? A इंटरसेक्शन B, ये आएगा मेरे पास P। P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। Q बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? Q आउटसाइड, ना A में है ना B में है, तो Q आ जाएगा आपका बाहर। ऑलराइट, R बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब A में होना चाहिए, N हो A में, और B में नहीं होना चाहिए, नो। तो A में हो B में ना हो, इसका मतलब है यहां पर होगा आपका R, ये आपका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, दिस नेट इज फोल्डेड टू मेक अ ट्रायंगुलर प्रिज्म व्हिच वर्टिसेस ज्वाइन विद A। ऑलराइट, अब अगर आप इसको कनेक्ट सबको ज्वाइन करो तो आपको क्या बनना चाहिए? ट्रायंगुलर प्रिज्म बनना चाहिए। तो A पॉइंट कहाँ है? पहले तो A को मार्क करते हैं भाई। A से आपके पास कौन सा पॉइंट आके मीटअप होगा? तो A से हमारे एजेस आके मीटअप होंगे। दिस नेट इज फोल्डेड टू मेक अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाए। तो A से मेरे पास 2 पॉइंट आके मीटअप करेंगे, वो 2 पॉइंट मेरे पास, एक तो पॉइंट G हो जाएगा और दूसरा मेरे पास टॉप एज होगा इसका E। तो यहाँ पर जो आपके आंसर होंगे इट्स G एंड E। ऑलराइट, इसको जस्ट विजुलाइज करके आप देखें, चाहे तो आप अपने नेट पर क्यूब ऑफ शेप्स जो होते हैं वो देखा करें। नेट ऑफ शेप्स इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो थोड़ा विजुलाइज करने में आपको आसानी होगी। नेट ऑफ शेप्स आप ज़रूर देखिएगा, नेट ऑफ शेप्स, उसमें आप इसी को सर्च कीजिएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो आपको इसको आराम से विजुलाइज करना अच्छा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच एज ज्वाइन विद DE। ऑलराइट, DE की लेंथ क्या है भाई? DE से आपका कौन सा एज ज्वाइन होगा? तो DE से ये वाला ज्वाइन करेगा मुझे आके कहाँ पर? यहाँ पे ज्वाइन करेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल BA। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, FH is 2, GH is 2 एंड JH is 5
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो पहला काम मैं यहाँ लिखता हूँ लेंस FH2 है मेरे पास, FH2, ठीक है। तो उसके बाद GH2 एंड JH5, GH2 एंड JH is 5, और हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर प्रिज्म। आपके पास सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है हमारे पास, इट्स एरिया ऑफ द बेस या क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। आपके पास कौन सा प्रिज्म है, आपके पास तो ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, और जो आपकी लेंथ होगी दैट इज द साइड 5। तो अब हम यहाँ पर बेस और हाइट पुट कर रहे हैं, दैट इज 2 and 2 गिवन इन द क्वेश्चन। ये 2 और 2 कैंसिल किया, सो द वॉल्यूम पार्ट इज 10। ऑलराइट, बस ये आपका आंसर है। कोई यूनिट ऐसा नहीं है, मैं यूनिट देख रहा था, कोई यूनिट नहीं लिखे हुए यहाँ पर, सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, 2 bags contains beads. The first bag contains 7 beads, of which 3 are red and 4 are white. The second bag contains 5 beads, of which 2 are red and 3 are blue. One bead is taken at random from each bag. The tree diagram shown below. Find the possibility that both beads are red. तो रेड के बाद अगर दूसरी भी रेड निकालें तो दोनों की पॉसिबिलिटी को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट इट्स 3/7 टाइम्स 2/5। तो 3 2s are 6 and 7 5s are 35। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ऑलराइट, फॉर नेक्स्ट वन, बोथ बीड्स आर वाइट। तो मेरे पास सेकंड बैग में तो बीड वाइट है ही नहीं, तो अगर मैं पहले बैग से वाइट बीड निकाल लूंगा दैट इज 4/7, तो दूसरे बैग में तो वाइट है ही नहीं, इट विल बी 0, सो द आंसर इज 0। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली 1 बीड इज रेड। एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ कि 2 रेड बीड्स आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 बीड इज रेड का मतलब क्या हुआ कि रेड के साथ ब्लू हो या व्हाइट के साथ रेड हो, ये आपके पास केसेस बनेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के साथ ब्लू हो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के साथ रेड हो, ये आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर रेड के साथ ब्लू होगा तो क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 3/5, ठीक है ना। क्या किया, 3/7 इसकी है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने ब्लू की पॉसिबिलिटी से, सो 3/7 इंटू 3/5 ये आ जाएगा इसका 3/7 इंटू 3/5 प्लस, अगर पहली वाइट है और दूसरी रेड है, अब क्या हो जाएगा बेटा, पहली वाइट होगी तो 4/7 और दूसरी रेड होगी तो 2/5, तो 4/7 इंटू 2/5, 4/7 इंटू 2/5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3 3s are 9 प्लस 4 2s are 8, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 35, 9 प्लस 8 इट्स 17/35, और ये आपका आंसर आ गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, द हाइट ऑफ सैंपल ऑफ प्लांट्स वर मेजर्ड। हाइट आपके पास आ गया, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया, यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखें, सबसे पहला काम आपने हिस्टोग्राम में क्या करना है, आपने देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और टेबल में क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ये आपके पास वर्किंग फार्मूला है, ठीक है। आपको कहाँ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस क्लास की विड्थ क्या है, 25 - 15 इट्स 10, ये आगे क्लास विड्थ। तो अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज पी एंड क्लास विड्थ इज व्हाट 10। अब ये जो आपकी क्लास है कहाँ से कहाँ तक, 15 से लेकर 25, इसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है इट्स 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी इज 40, 10 टाइम्स 4 इज 40, ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब आपके पास हिस्टोग्राम कौन से पार्ट का नहीं बना, 25 से 40 का नहीं बना, ठीक है ना। कीप इन माइंड कि आपने यहाँ 30 प्लॉट नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं वाई एक्सिस पे आपके पास 30 वैल्यू है नहीं ना, आपको प्लॉट करनी है। एट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो नहीं पता, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 30, एंड व्हाट इज द क्लास विड्थ 25 से लेके 40, so 40 - 25 is equals to
15, ये क्लास विड्थ आ गई। तो 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपने 2 पर बनानी है, कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेके 40। तो 25 से लेके 40 पर यू नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, और ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पर प्लॉट हो गया। ऑलराइट क्लास, चलें जी, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। The diagram shows the position of 3 boards A, B and C. By measurement find the bearing of B from A. अब measurement का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर D रख के काम करना है, मेरे पास इस वक्त D नहीं है। B from A का मतलब क्या हुआ कि आपने A से मेजर करना है। B from A का मतलब क्या हुआ कि आपके पास A का जो नॉर्थ है वहाँ से आपने एंगल बताना है, ये आपने बताना है एंगल, ठीक है। अब ये एंगल आप तो अभी नहीं में बता नहीं सकते, पहला काम क्या करेंगे, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, आपने अपना डी ऐसे रखना है जिस तरह मैं यहाँ पर रेड पॉइंट कर रहा हूँ, आपका डी ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका डी समझेंगे, आपने रख दिया यहाँ पर, ऑलराइट, ये आपका डी आ गया। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, अब ये एंगल आपको निकालना है। सो लेट सपोज मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट सपोज करें कि ये एंगल आपका 30 आ गया, सपोज, ऑलराइट, इट इज़ नॉट ऑन, मैं इसको स्केल पे नहीं कर सकता, मेरे पास कंपास जी वगैरह नहीं है। तो अगर ये वाला एंगल आपका 30 है तो बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या होगा, इट विल बी 360 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 330। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब ये एंगल जो भी आपके पास आएगा उसको आपने 360 से माइनस करना है टू फाइंड आउट द बेयरिंग, ऑलराइट। CX is the bisector of angle ACB. Using compass and a straight edge only construct the locus of a point inside the triangle ABC that are equidistant from B and C. CX is the bisector of angle. Alright, अब CX का है आपके पास, CX ही बना हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है आपके पास। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ACB को। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल आपका A होगा तो ये एंगल भी आपका A होगा, ये इक्वल बाइसेक्टर आ गया। Construct the locus of a point inside the triangle ABC that are equidistant from B and C. बेटा equidistant from B and C ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, you need to draw a perpendicular line, draw a perpendicular bisector, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मैं रफली आपको बता दूं कैसे करते हैं। आपने B पे रखा अपना कंपास, ठीक है, B पे आपने कंपास रखा, मोर देन हाफ आपने अंदाजे से खोल लिया, लेट्स सपोज यहाँ तक खोल लिया, और एक आर्क आपने ऊपर लगा दिया, ऑलराइट। वही कंपास आपने सी पे रखा, एक आर्क आपने ऊपर लगा दिया, सी पे कंपास रखा हुआ है, एक आर्क नीचे लगा दिया, वही कंपास बी पे रखा है, एक आर्क लगा दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल रफली काम करके बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट समझाने के लिए। और जब आपने इन दोनों लाइन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो दैट इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। ऐसे आपने बनाना है अपना बाइसेक्टर, ऑलराइट। तो ये आ गया बी और सी का बाइसेक्टर। अब आपसे क्या कह रहा है, अ शेप नियरर टू AC देन टू BC, AC से करीब हो एज कंपेयर टू BC से। याद रखें जब कोई पॉइंट इस लाइन पर आएगा, जहां मैं रेड पॉइंट कर रहा हूं ना, जब कोई पॉइंट इस लाइन से आएगा तो वो AC और BC से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर ये कह रहा है कि यार AC से करीब होना चाहिए, नियरर टू AC से करीब हो, इसका मतलब है कि इस लाइन से उसको नीचे होना चाहिए, A और C की तरफ, इस लाइन से नीचे होगा बेटा। ये हमारी शेडिंग की तरफ बात जा रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, नियरर टू C देन टू B, C से करीब हो। अगर आपके पास कोई पॉइंट इस लाइन पर होगा तो वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। उसने कहा C से करीब हो, मतलब इस लाइन से मूवमेंट हमारी यहाँ होगी, तो जो हमारा शेडेड रीजन आएगा वो आपका ये रीजन बन रहा होगा। रफली स्केच में बता रहा हूँ लेकिन रीजन ये आएगा कि आपके पास देखें दोनों एरो फुलफिल हो रहे हैं, रेड भी हो रहा है और ब्लू वाला भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ब्लू वाले एरो को यहाँ बना दूं तो ये आपका शेडेड रीजन आएगा बेटा, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द टॉपिक काइनेमेटिक्स, फर्स्ट पार्ट। पहली बात, जब भी काइनेमेटिक का सवाल है आप हमेशा अपने पास अपना ग्राफ जरूर देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है। डायग्राम इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ सफीरा जर्नी फ्रॉम होम टू अ शॉप एंड बैक अगेन। शी लीव्स होम एट 8:15 एंड रिटर्न्स एट 8:50. हाउ मेनी मिनट्स डज शी स्टे इन द शॉप, ऑलराइट। तो वो घर से रवाना हुई तो शॉप वाला पोर्शन कहाँ है, शॉप तो उसके यहाँ पर है, ये है उसका शॉप वाला पोर्शन, ऑलराइट। अब देखिए वो शॉप पर कब आई, अगर आप टाइम देखें
तो शॉप पे जो उसका स्टार्टिंग टाइम है इट्स 8:30 और कब तक रुकी 8:35 तक। तो इसका मतलब कितने मिनट गुजारे उसने 5 मिनट गुजारे। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, एट 8:30 हर ब्रदर लीव्स होम एंड गोज टू द शॉप। 8:30 पर उसका भाई घर से निकला और शॉप की तरफ गया। ही वॉक्स एट द सेम स्पीड एट सफीरा। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हिज जर्नी टू द शॉप। पहली बात, क्या आपको सफीरा की स्पीड पता है? नहीं पता। तो पहली बात ये हमें निकालना होगा स्पीड ऑफ, क्या नाम था उसका, सफीरा, स्पीड ऑफ सफीरा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको स्पीड निकालना है, इसका मतलब यू नीड टू फाइंड आउट ग्रेडियंट हेयर। ऑलराइट, और ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? बहुत सिंपल है भाई, राइज ओवर रन। अब यहां पर अगर आप राइज देखें इस वाले पार्ट पर, यहां तक, क्योंकि स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है बेटा। राइज कितना है बेटा? राइज है 1200। तो राइज वाला पार्ट आ गया मेरे पास 1200। रन वाला पार्ट कितना है? 8:15 से लेके 8:30 तक। 8:15 से लेके 8:30 तक कितने मिनट्स हो गए आपके पास? आपके पास 15 मिनट हो गए। ऑलराइट, 15 मिनट। ये आपके पास आ गई इसकी स्पीड। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अच्छा, 3 5 आर 15, 3 4 आर 12 और 2 0 अपनी जगह, 5 1 आर 5, 5 8 आर 40, तो ये आ जाएगा 80। लेकिन इसका यूनिट क्या आ रहा है? इसका यूनिट आ रहा है मिनट मीटर पर मिनट। ये इसका यूनिट होगा हमारे पास। ठीक है, तो मुझे एक काम ये करना है, मुझे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं, आगे इसके जो भाई का ग्राफ है वो भी हमारे मीटर पर मिनट पे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी है? सफीरा की स्पीड आ रही है 80 मिनट पर मिनट, 80 मीटर्स पर मिनट। अब उसका भाई जो रवाना हुआ वो कहाँ से रवाना हुआ? वो रवाना हुआ था 8:30, यहाँ से भाई रवाना हुआ। ठीक है ना, भाई जब ट्रैवल कर रहा है तो उसका आपने स्केच करना है, सेम स्पीड जा रही है। ठीक है भाई, अब भाई रवाना हुआ 8:30 पर। हमने स्पीड ये निकाली कि हर 1 मिनट में वो 80 मीटर कवर करेगा। मतलब अगर 1 मिनट में 80 मीटर करेगा तो आपको क्या लगता है कि 10 मिनट में कितना करेगा? 10 मिनट में कर लेगा 800 मीटर। ऐसा ही है ना? तो अब आए 8:30 के बाद 10 मिनट मतलब 840 हो जाएगा, और 840 पे कहाँ होगा? 800 पर। ये 2 पॉइंट्स आ गए बेटा। अब आपने, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, आपने इन दोनों लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट बना के लाइन को एक्सटेंड करना है। ये आ गया आपके पास उसके भाई का जर्नी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द शॉप व्हेन ही मीट सफीरा? पहले आप ये देखें कि भाई और सफीरा की मुलाकात कहाँ हो रही है? भाई और सफीरा की मुलाकात हो रही है इस जगह पर। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो ये दोनों शॉप से कितना दूर थे? देखें, वो कह रहा है ये डिस्टेंस बेसिकली आपसे पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 1200 माइनस 800, दैट लीड्स टू 400। तो ये आएगा 1200 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 400। ये आपका आंसर है। आप देख भी सकते हैं, फिगर में इजीली नजर आ रहा है कि यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। इस वक्त वो शॉप से कितना दूर खड़े हैं? ऑन द वाई एक्सिस वी कैन इजीली ऑब्जर्व 1200 800, इनका डिफरेंस आएगा, वो इतना दूर खड़े। ये आपका आंसर था। कैलकुलेट द स्पीड सफीरा वॉक्स टू द शॉप, गिव योर आंसर्स इन किलोमीटर्स पर आवर। ऑलराइट, देखिए आपका जो आंसर आया था वो आया था मीटर पर मिनट में। वो हमने निकाला था क्या? 80 मीटर पर मिनट निकाला था ना हमने। इसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। 80 मीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर था। अब अगर मुझे मीटर को लेके जाना है किलोमीटर्स में, सो आई नीड टू डिवाइडेड बाय 1000। तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल्स टू 0.08 किलोमीटर्स। ये तो आ गया किलोमीटर्स। मिनट को लेके जाना है अगर मुझे किस में? आवर्स में। सो आई नीड टू डिवाइडेड बाय 60। तो मैं अब देखें गौर से, अब मैंने कहा मिनट को कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 60। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, हम डिवाइड करेंगे आवर्स में जाने के लिए। तो जब यहाँ भी मैं 1/60 लिखूंगा, सो बेसिकली 60 विल मल्टीप्लाई विद 0.08। ऑलराइट, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। We can say that 0.8 times 6 and that is equals to 4.8 kilometers per hour। ये आपकी स्पीड कन्वर्ट हो गई है, यूनिट कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल A onto ट्राइंगल B।
अब ये ट्राइंगल ए जो आपका ट्राइंगल बी पे जा रहा है, ये हो क्या रहा है, ये है रिफ्लेक्शन। लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपने उस रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है, रिफ्लेक्शन अक्रॉस। अब अक्रॉस के बाद आप या तो लिख दो एक्स एक्सिस या आप लिख दो y इक्वल टू 0, तो दोनों आपके आंसर्स ठीक होंगे। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा, राइट ऑन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं आते ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे आपको। 1 0 और 0 1। अब हम जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, राइट। तो 1 0 तो मूव नहीं करने वाला भाई, 1 0 अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, तो ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 0 1 हो जाएगा, 0 -1। तो ये आपके पास आ गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखें। Triangle is mapped onto triangle C by an enlargement. Centerpiece scale factor is -1/2. माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताएगा कि आपका शेप एंड ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर अपोजिट। इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, ये मतलब हुआ माइनस का। ठीक है ना, और 1/2 का मतलब शेप आपका छोटा हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए आपका जा रहा है ट्राइंगल सी पर, एनलार्जमेंट सेंटर पी से। चलिए जी, जरा सेंटर पी पहले मार्क करते हैं हम लोग। पी पॉइंट किधर है हमारे पास, पी पॉइंट ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने किसको ट्रांसफॉर्म करना है भाई, मैंने ए को करना है ना, ट्राइंगल ए को एनलार्ज करना है, और 1/2। चलें भाई देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए, पहली बात करते हैं हम इस पॉइंट की। ठीक है ना, इस पॉइंट को लेते हैं। ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, अगर आप इसके बॉक्सेस काउंट करो तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये 4 है, तो आपके पास 4 था आपका ओरिजिनल वाला। इसको आपने डिवाइड किया अपने इनलार्जमेंट फैक्टर से, तो ये आ रहेगा 4/2, उनका आपका स्केल फैक्टर 1/2 है। तो इसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये पॉइंट आफ्टर इनलार्जमेंट कहाँ बनेगा, पी से 2 स्टेप दूर, 1 और 2, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अच्छा, उल्टी जगह पर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका इनलार्जमेंट फैक्टर -2 था, इसलिए ये पॉइंट आपका उल्टी तरफ जाएगा। अब देखें, ये पॉइंट मार्क कर लिया। इस पॉइंट से ये पॉइंट जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये कितने यूनिट्स हैं, ये तो 2 यूनिट हैं। 2 यूनिट तो इनिशियल था। ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर क्या था, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन एनलार्जमेंट मैट्रिक्स फैक्टर था आपके पास। ये तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब ये 2 यूनिट था, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सिंगल यूनिट हो जाएगा। ये बन गया यहाँ तक पार्ट। अब देखते हैं आपके पास ये एक्स पे कितने यूनिट्स हैं, यहां से लेके यहां तक। इट्स 1 2 3 4। अगर 4 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऐसा बनेगा 2 यूनिट के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। सही है ना। और उसने क्या कहा, इस ट्राइंगल को नाम क्या देना है आपने, ट्राइंगल सी। तो ये जो आपका ट्राइंगल होगा दैट विल बी योर ट्राइंगल सी। एक मिस्टेक हुई है क्या, एक मिस्टेक ये हुई है कि आपका जो ये पॉइंट है ना, कौन सा, ये रेड पॉइंट, ये ऊपर नहीं बनेगा, ये नीचे बनेगा, क्योंकि आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ फ्रॉम सेंटर, तो ये ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो आपका शेप ऐसा बनेगा, ये आपका ट्राइंगल सी ऐसा होगा, क्योंकि नेगेटिव था और 1/2 था, तो आपका शेप इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, जब भी आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, शेप इज इन्वर्टेड, तो ये शेप आपका इन्वर्ट हो गया, और ये आपका आंसर है। Question number 20 from nth term. Diagram shows a sequence. Each pattern has one more row and 2 more dots in each row than the pattern before it. On the diagram, draw pattern 4. तो जब आपके पास पैटर्न 1 था, 2 पे आपके पास 3 हो गया, 3 पे आपके पास 5 हो गया, 4 पे आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आना शुरू कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6। सही, 2 3 4 5 6 और 7 होगी। ठीक है ना, 2 ज़्यादा होंगे ना डॉट्स, 2 डॉट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स हमारे पास 5 थे, तो वहाँ पर 7 हो जाएंगे। और अब इसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास, हाइट जाएगी हमारे पास 5 पर, तो 1 3 4 5 ऐसे होंगे। और ऐसे आपने इस पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
ये आपके पास पहला कंप्लीट हो गया पैटर्न 4. कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 4 पैटर्न. तो 2 3 4 5 1 नंबर ऑफ डॉट इन ईच रो. तो पहले में आपके पास अच्छा पहले एक रो में कितने आ रहे हैं, तो एक रो में एक था, फिर एक रो में 3 हो गए, फिर एक रो में आपके पास 5 हो गए, फिर एक रो में आपके पास 7 हो गए. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कहाँ से आ रहा है रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग. पहले में 2 आ रहे हैं, फिर आपके पास 9 हो गए, उसके बाद 3 3 आर 9 2 1 आर 2. उसके बाद अच्छा अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है कि ये इनका मल्टीपल आ रहा है. 2 1 आर 2, 3 3 आर 9, 4 5 आर 20 एंड 5 7 आर 35. तो ये आपने एक रिलेशन बिल्डअप कर लिया और ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया. फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ n फॉर p. अब आपने इस p का n टर्म बताना है. तो आपके पास टर्म क्या है, 2 3 4 5. डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट है 1 का, तो a आपके पास हो जाएगा 2, डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 1. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला क्या कहता है हमको, इट्स a प्लस n माइनस 1 d. अब आपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करी. a इज 2 प्लस n माइनस 1 d इज 1. तो 2 प्लस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1. ये आपका आंसर आ गया बेटा p का. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर q. अब आप q का n टर्म बनाएंगे, तो पहले q की सीक्वेंस लिखें 1 3 5 7. कांस्टेंट डिफरेंस है, तब तक कांस्टेंट डिफरेंस से सवाल हमारा आसान होता रहेगा बेटा. तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2 एंड फॉर्मूला आपने अप्लाई किया tn इज इक्वल्स टू a इज व्हाट 1 प्लस n माइनस 1 एंड d इज व्हाट d इज 2. ये आ रहेगा 1 प्लस 2n माइनस 2 विच इज 2n माइनस 1. तो q आ जाएगा 2n माइनस 1. राइट. नेक्स्ट वन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर. अच्छा टोटल नंबर हमने यहाँ कैसे ऑब्टेन किया था, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके. तो अब हम p और q का जो nth टर्म था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो p का nth टर्म क्या है हमारे पास n प्लस 1 और q का हमारे पास था 2n माइनस 1. ऑलराइट. तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सवाल 1 मार्क का है, और अगर आप सिंप्लीफाई करो तब भी ये गलत नहीं होगा, और यू कैन लीव योर आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 21. Diagram shows a triangle formed by joining the points A, B and C. The equation of line BC is given. The region inside the triangle defined by 3 inequalities. Keep in mind that the word is inside. तो आपके पास या तो less than आएगा या greater than आएगा. Less than equal to या greater than equal to आप यहाँ पर use नहीं कर सकते क्योंकि inside का word लिखा हुआ है. ऑलराइट. तो अब आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम क्या किया करें, आप अपनी इनइक्वालिटीज के लिए यहाँ पर लाइंस पर एक डॉट मार्क कर लें ताकि आपको पता हो कि यार आपकी मूवमेंट क्या होगी. अब हमें अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. इस लाइन से हमारी मूवमेंट ऊपर होगी, इस लाइन से मूवमेंट नीचे होगी और इस लाइन से मूवमेंट हमारी नीचे होगी. ठीक है बेटा. तो पहले हम देखते हैं लाइन हमारे पास ए बी की इक्वेशन क्या है. अगर आप ए बी का वाई कोऑर्डिनेट देखो तो 2 है, ये भी 2 है. तो ए बी की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2. अगर लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 है, इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, आपने इससे कहां जाना है ऊपर, तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन 2. कीप इन माइंड इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इनसाइड का वर्ड मेंशन्ड है. ये तो हो गई पहली लाइन. उसने आपको इक्वेशन किसकी दी हुई है, BC की इक्वेशन आपको दी है, तो BC पे आपने काम नहीं करना. अब आते हैं हम A और C के ऊपर. A और C के लिए सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है. तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ AC. A का पॉइंट आपको पता है, A इज 1 2 और आपको C का पॉइंट भी पता है, C इज 4 8. तो जब आपको दोनों पॉइंट्स पता है, यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 6 upon 3 it's 2. ग्रेडियंट तो आ गया. अब आते हैं इक्वेशन के ऊपर. तो y is equals to mx plus c. अब xy की जगह लेट सपोज मैंने पॉइंट A पिक कर लिया, आप चाहें तो C पिक कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता. तो जहां पर बेटा y है वहां पे 2 आ जाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा है, और जहां पे x है वहां पे 1 हो जाएगा. तो जहां पर x है वहां पर 1. m कितना आया था, m2 आया था हमारे पास प्लस c. सो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू c एंड c इज 0. तो लाइन की आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AC आपके पास आएगी y इज इक्वल्स टू 2x क्योंकि c तो 0 है.
अब AC से हमारी मूवमेंट क्या थी, नीचे, हमने पहले ही मार्क कर दिया था, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी y लेसर देन 2x, और दूसरी हमने मालूम किया था y ग्रेटर देन 2। ये आपके दो आंसर्स आ गए। The point K7 where K is an integer lie inside the triangle ABC. Find the possible values of K. दो पॉसिबल आंसर इसके आ सकते हैं। अच्छा भाई, K एक पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है, K, 7। अच्छा, उसने Y कोऑर्डिनेट आपको फाइनल कर दिया, दैट इट्स K, 7। ऑलराइट, अब K, 7 का मतलब क्या हुआ कि C के पॉइंट से नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपके पास 8 आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक AC है और एक BC है। I have the equation A and C and I have the equation B and C. A और C की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y is equals to 2x, और B और C की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x plus 3y is equals to 32। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने जरा देखना है कि यार अगर मेरे पास y की वैल्यू 7 है तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों जगहों पर, दोनों इक्वेशन में मैंने k और 7 प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 2x, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 टाइम्स y की जगह 7 इज इक्वल्स टू 32। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर y की जगह 7 लिख रहा हूँ तो मेरे पास x नहीं होगा, अब मेरा जो कोऑर्डिनेट है ये k बन चुका होगा, ऑलराइट, क्योंकि मैंने पूरा कोऑर्डिनेट प्लेस कर दिया। तो k का एक पॉसिबल आंसर आ रहा है मेरे पास 7/2, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 2k प्लस 21 इज इक्वल्स टू 32, 2k इज इक्वल्स टू 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 इट्स 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 इट्स k, एंड k इज इक्वल्स टू 5.5। अच्छा, ये तो आपके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, फाइनल आंसर आपके नहीं है ये अभी। डेसिमल में लिखूं इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.5। ऑलराइट बेटा, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा नंबर होगा, k मस्ट बी इंटीजर, मतलब k आपके पास डेसिमल्स में नहीं हो सकता। अब 3.5 और 5.5 के बीच के नंबर जरा देखना शुरू करें, इसके बीच के इंटीजर नंबर्स, इसके बीच में आपके पास आएगा 4 और इसके बीच में आपके पास आएगा 5। सो द पॉसिबल वैल्यूज फॉर k इज 4 एंड 5। ये आपके पास दो आंसर्स आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द टॉपिक सर्कल प्रॉपर्टीज। In the diagram AB, C and D lie on a circle center O. AOB is 48, DEB is 54. Find X. अच्छा जी, आपके पास पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आपके पास यहाँ रेडियस है, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, वो रेडियस की वजह से। तो बेटा अगर ये एंगल x होगा तो ये पूरा एंगल भी आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दैट x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 180। ये आपकी पहली इक्वेशन बन रही है। तो ये हो जाएगा 2x, 48 वहां जाके माइनस हुआ, सो 180 माइनस 48, 180 में से आपने 40 निकाला तो 140, और 140 में से आपने 8 निकाला, सो इट्स 132। सो x इज इक्वल्स टू 132 डिवाइड बाई 2 इट्स 66। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड y। अच्छा जी, y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि 54 का डबल हो जाएगा, प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास, ठीक है। तो y इज व्हाट, 54 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 108। रीजन मांगा नहीं, क्वेश्चन 1 मार्क का है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो एंगल आपका सरकमफेरेंस पर है, जो कि नजर आ रहा है आपको 54, y उसका डबल हो जाएगा, दैट इज योर प्रॉपर्टी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बेटा, z पर आते हैं। अब z की वर्किंग क्या हो सकती है मेरे पास, z एंड e दे बोथ आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं दैट एंगल E प्लस एंगल C, एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ये आपके पास हो सकता है। अब आपके पास एंगल E क्या है, यहाँ पर एंगल E आपका है 54, so we can say that 54 plus z is equals to 180, 54 plus z is equals to 180, z is equals to 180 minus 54, it will be 126। ऑलराइट, उसके बाद आप देखें क्या निकालना है अब आपको, y आ गया, z आ गया, बस खत्म, सब चीजें हो गई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। In the diagram, the circle with centers O and Q touches at P, where OPQ is a straight line. The line ORT intersects the smaller circle at R
and the tangent to the larger circle at T. OR is 4, RT is 6, the radius of the larger circle is x. Calculate the value of x. Alright बेटा, अब यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज, क्योंकि टेंजेंट चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 90. ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये पूरी साइड क्या होगी हमारे पास, इट्स 10. ये अगर 4 है तो बेटा ये वाला भी 4 होगा हमारे पास, ठीक है. और अगर ये x है तो विद द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस हमारे पास ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है हमारे पास, ठीक है. इसी तरह हमारे पास ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी. अब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट ड्रॉ करूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मेरे पास 90 आया, ठीक है. 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है ये पूरी साइड, ये 4 और x क्या हो जाएगा मेरे पास, इट्स x प्लस 4, ठीक है. ये साइड 10 है मेरे पास और ये साइड मेरे पास x है. नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर. Pythagoras says hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. Hypotenuse is what? It's x plus 4. So x plus 4 square is equals to x square plus 10 square. यहाँ पर आपकी लगेगी आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपनी जगह एक्स स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज 100. ऑलराइट, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करिए आपने x, x, 4 एंड 4. सो इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 4s आर 8x प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 8x इज इक्वल्स टू 100. 16 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा आपके पास -16. सो 8x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 16, इट इज इक्वल्स टू 84. 100 माइनस 16, 10 किया तो 90, 6 किया तो हाँ 84 हो जाएगा बेटा. और x इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 8. ऑलराइट, 84 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करते हैं इसको बेटा 4 की टेबल से. 4 2s आर 8, 4 2s आर 8 एंड 4 1s आर 4. और आपने इसको 21/2, अब 21/2 का आपने डिवाइड किया, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 10.5. ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 4 मार्क्स का बहुत अच्छी वेटेज थी इसकी. इन द फर्स्ट पार्ट 24 यू नीड टू फाइंड a स्क्वायर. अब a स्क्वायर ऐसे ना करेगा कि 2 का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर किया, ऐसे नहीं आता. a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a. ऑलराइट, तो आपका एक मैट्रिक्स है 2 -3 1 -2. इसको आपने मल्टीप्लाई दोबारा इसी मैट्रिक्स से करना है 2 -3 1 -2. ऑलराइट, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको. कैसे करते हैं भाई मल्टीप्लाई, सिंपल सा होता है. एक एरो आपने ऐसे बना दिया, एक एरो आपने ऐसे बना दिया, ठीक है. फिर आपने एक एरो ऐसे और एक एरो आपका ऐसे. अब आप एरोस को मल्टीप्लाई करना शुरू करें. 2 times 2 it's 4, 1 into 3 it's 3, 2 times 1, 1 into -2 it's -2, -3 into 2 -6, -2 into -3 it's +6, -3 into 1 it's -3 and minus minus plus 2 2s are 4. Alright, so that is 4 minus 3 it's 1, -6 plus 6 0, 2 minus 2 0 and 4 minus 3 it's 1. तो ये आपका आ गया a स्क्वायर. नेक्स्ट वन, द मैट्रिक्स x satisfies the equation x ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 2. फाइंड x. अब यहाँ पर आपको रिवर्स ऑर्डर पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना. वो कैसे आएगा भाई, देखें. अगर ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई में याद करें हम ऑर्डर लिखते हैं कि रो इनटू कॉलम एंड रो इनटू कॉलम. ऑलराइट, तो हम ये कहते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है. आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 1 -2. इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या है, इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. तो इससे आपको ये बात पता लग गई कि जो आपका एक्स मैट्रिक्स होगा उसमें 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है. अब आप ज़रा अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो, तो इसमें आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम है. ऑलराइट, ये इसका ऑर्डर दे दिया मैंने आपको रिजल्टेंट का. तो अब मेरे पास जो इसकी रो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी मेरे पास 1, क्योंकि यहाँ पर 1 था, ये आ जाएगा 1. तो जो आपका आर मैट्रिक्स होगा उसमें 1 रो और 2 कॉलम मतलब एक्स वाई ऐसे आ जाएगा.
और इज इक्वल्स टू 0 2। ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने यहाँ यूज़ किया। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो x इंटू 2 इट्स 2x, और y आपका मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो 2x माइनस 3y, अगेन x एंड माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 2। इक्वेट करते हैं इसको बेटा। तो पहले आपने किसको इक्वेट किया, सेम एलिमेंट्स को। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये आपस में इक्वेट होंगे, एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये आपस में इक्वेट होंगे। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी दो इक्वेशन बन चुकी हैं बेटा। ठीक है, अब आपने इन इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1 को मैंने एज इट इज इसके नीचे लिख दिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो मालूम पड़ा कि 2x का साइन तो सेम है। अब आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये तो आपका 0 था तो उसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हुए, -4 + 3 इट्स -y इज इक्वल्स टू 6। सो y इज इक्वल्स टू -6। अब हमने यहाँ पर एक कर दी मिस्टेक क्या की भाई, यहाँ पर 2 2 ज़ार होना चाहिए था 4, मैंने गलती से कर दिया 6। तो अब मुझे इसको ज़रा करेक्ट करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक हो गई है। तो ये आ रहेगा बेटा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन आपने लिखी एज इट इज, इट्स 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया आपने, साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसको छोड़ दिया आपने, कैंसिल किया, -4y प्लस 3y इट्स -y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 इज 4। सो y इज इक्वल्स टू -4। जब y का आंसर आ गया तो y के आंसर को आपने किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दिया। तो मैंने कहा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 एंड y इज व्हाट, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -12/2 इट्स -6। तो आपके पास जो x का मैट्रिक्स बना वो क्या बना, वो बना आपके पास -6 एंड -4। ये आपका आंसर है। पर पूरा आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सिली मिस्टेक्स हुई थी तो मैंने उसको वहीं पर करेक्ट कर दिया था, कोई और सवाल तो नहीं ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर दूं।